नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं विकास शाक्य आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज एनसीईआरटी की क्लास 6 की जो बुक है जिसमें हम सिविक्स को कवर कर रहे हैं, उस बुक के हम दूसरे चैप्टर को देखेंगे जिसका टाइटल है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पे अलग अलग रिलीजन्स को मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने वाले लोग रहते हैं। किसी के खाने पीने का तरीका अलग है, कोई कुछ खाता है, कोई कुछ पहनता है, कोई किसी तरह की लैंग्वेज बोलता है, कोई किसी तरह की लैंग्वेज बोलता है। कहीं हिंदी बोली जाती है तो कहीं मराठी बोली जाती है, कहीं गुजराती बोली जाती है। तो ये हमारे इंडिया की डाइवर्सिटी है। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि डाइवर्सिटी होने के साथ साथ हमारे इंडिया में यूनिटी है। इसी डाइवर्स नेचर को लेकर के, इसी डाइवर्स कल्चर को लेकर के हम एक साथ पूरे भारत में रहते हैं। लेकिन इज इट ऑलवेज ट्रू? क्या ये हमेशा सच है? क्वेश्चन ये है, और इस चैप्टर में इसी क्वेश्चन को एड्रेस करने की कोशिश की गई है। तो आइए देखते हैं कैसे इसमें इन चीजों को समझाने की कोशिश की गई है कि डाइवर्सिटी क्या है और डाइवर्सिटी हमेशा सेलिब्रेट कैसे नहीं हो पाती, और हर बार डाइवर्सिटी के बेसिस पे सेलिब्रेट हम नहीं करते डाइवर्सिटी को, बल्कि कई बार आपस में हमारी लड़ाइयां और कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो पहला ये जो हाईलाइट किया है मैंने, यहीं पर अगर आप देखें इसको तो यहाँ पर ये साफ लिखा हुआ है ये बात, sometimes people who are different from other are teased, laughed at, or are not included in a certain activity or group. We feel hurt, angry, helpless, or sad when friends or other treat us in such ways. Have you ever wondered why this happens? So यहाँ पर इसी क्वेश्चन को उठाया गया है कि जो डिस्क्रिमिनेशन हम करते हैं, कई बार हम किसी दूसरे लैंग्वेज को बोलने वाले व्यक्ति को देखते हैं, उसको देखते हैं तो उसका मजाक उड़ाते हैं। जैसे कई बार हमारे देश में ऐसा होता है कि अगर किसी एक खास क्षेत्र का आदमी आया है, किसी दूसरे स्टेट में गया है और वहां पर वो अपने स्टेट की लैंग्वेज बोलता है, तो उसको देख करके लोग उसके ऊपर हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जब ऐसा होता है, मजाक उड़ाया जाता है, तो हमें अच्छा नहीं लगता, और जब ये अच्छा नहीं लगता तो एक लड़ाई झगड़े जैसी नौबत खड़ी हो जाती है, एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। लोग एक दूसरे को पसंद करना बंद कर देते हैं। क्यों? केवल और केवल इस बेस पे कि वो मुझसे अलग लैंग्वेज बोलता है, या मुझसे अलग तरीके का खाना खाता है, या उसका कल्चर अलग है। हमारे यहाँ दामाद के पैर नहीं छुए जाते, उसके यहाँ छुए जाते हैं, उसकी बुराई करने लगे, हम अपनी अच्छाई करने लगे। तो इस तरह के जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं, हर कल्चरल डिफरेंस का एक रीजन है, वो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। लेकिन जब ये कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं तो क्यों होते हैं और क्यों ये कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं, इन्हीं चीजों को यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। तो इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है ये आप अपने से पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें जो चीजें हैं जो डिस्क्रिमिनेशन पैदा करती हैं, जो हमें डिस्क्रिमिनेटिव बनाती हैं कि हम डिस्क्रिमिनेट करते कैसे हैं, लोग डिस्क्रिमिनेट करते कैसे हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में बातचीत की गई है। एक यहाँ पर छोटा सा फैक्ट दिया गया है कि देयर आर 8 मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में 8 मेजर रिलीजन्स हैं, और एवरी सिंगल रिलीजन इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। जितने भी मेजर 8 रिलीजन्स हैं वो सारे के सारे इंडिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं, वो प्रैक्टिस किए जाते हैं। We have more than 1600 languages that are people's mother tongues, and there are more than 100 dance forms. हमारे यहाँ 1600 से ज्यादा लैंग्वेजेस हैं और 100 से ज्यादा डांस फॉर्म्स हैं। इसके बावजूद भी होता यह है कि इस डाइवर्सिटी को हम हर बार सेलिब्रेट नहीं करते हैं। यही बात अगली लाइन में लिखी गई है, yet this diversity is not always celebrated. This is because we feel safe and secure with people who look, talk, dress and think like us. ये चीज यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, अगले पेज पे यहां पर एक बैकग्राउंड दिया गया है, अगले पेज पर चलते हैं। यहां पर यह समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन शुरू होती है, डिस्क्रिमिनेशन का बेसिस क्या है, व्हाई वी डिस्क्रिमिनेट। तो डिस्क्रिमिनेशन के 2 बेसिस होते हैं। एक होता है प्रिजुडिस, यहां पर उसकी डेफिनेशन दी गई है कि प्रिजुडिस का मतलब क्या होता है। एक होता है प्रिजुडिस होना, तो प्रिजुडिस होने की वजह से एक तो डिस्क्रिमिनेशन होती है, और दूसरी डिस्क्रिमिनेशन का रीजन होता है, एक प्रेजुडिस है और दूसरा रीजन होता है एक इमेज बना लेना किसी आदमी की अपने मन में, या फिर किसी खास समुदाय के लोगों की इमेज अपने मन में बना लेना कि ये लोग ऐसे ही होंगे, ये तो बुरे ही होंगे। ऐसी इमेज अपने दिमाग में बना लेना, अपने मन में बना लेना, एक वो भी रीजन होता है, उसको कहते हैं स्टीरियोटाइप। तो 2 रीजंस इस चैप्टर में समझाए गए हैं, और ये दोनों रीजंस बड़े ही सॉलिड बेसिस हैं आपको ये समझने के लिए कि डिस्क्रिमिनेशन का रीजन क्या होता है, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। सो फर्स्ट थिंग इज प्रिजुडिस।
सो what is the meaning of the being prejudiced? Prejudice का मतलब क्या होता है? Prejudice means to judge other people negatively or see them as inferior. Prejudice का मतलब होता है कि आप अपने से अलग जो दूसरे लोग हैं, जो आपके रिलीजन से बिलोंग नहीं करते या फिर आपके जैसे नहीं है, या फिर अगर आप लड़के हैं तो सामने वाले कोई लड़की है, या फिर आप अगर किसी शहर में रहते हैं और सामने वाला गांव से आया है और आप नेगेटिव ही सोचते हैं उसके बारे में जो गांव से आया है कि ये लोग अपना ध्यान नहीं रख सकते, ये गंदगी में रहते हैं, या फिर ये गंदे रहना पसंद करते हैं, ये सफाई से नहीं रहते, इस तरह की चीजें जो नेगेटिवली हम हमेशा सोचते हैं किसी के बारे में भी केवल और केवल ये जान करके कि वो किसी खास समुदाय से या किसी खास ग्रुप से है, उसके बाद अगर हम उसकी उस इमेज को लेकर के एक नेगेटिव थॉट अपने मन में बना लेते हैं, तो इसी को कहते हैं प्रिजुडिस होना। तो एक ये रीजन होता है एक रीजन ये होता है डिस्क्रिमिनेशन का, क्योंकि हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं इसी बेसिस पे कि वो गांव से आया है तो अच्छा नहीं होगा, अच्छे कपड़े नहीं पहनेगा, या फिर वो अब चीजों को आसानी से समझ नहीं पाएगा, ठीक है। और दूसरा हो सकता है कि अगर कोई गांव का है और वो ये समझ सकता है कि जो लोग शहर के होते हैं वो स्वार्थी होते हैं, उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। लोग कहते हैं ना कि हाँ ये शहर है, यहाँ पर आपके कपड़े कब उतर जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो इस तरह की चीजें कई बार लोग कहते हैं, तो इसको कहते हैं प्रिजुडिस होना। किसी भी चीज के बारे में केवल उसका नाम सुनकर के उसके बारे में एक इमेज बना लेना और हमेशा उसके बारे में नेगेटिव ही सोचना कि ये गलत ही होगा, उसी को कहते हैं प्रिजुडिस होना। तो सिंपल सी डेफिनेशन है प्रिजुडिस की। प्रिजुडिस मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इंफीरियर। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, दिस इज द डेफिनेशन। ओके, सो लेट मी अंडरलाइन इट। ये डेफिनेशन है, इसे आप याद रखिएगा, प्रिजुडिस होने की डेफिनेशन क्या होती है। और यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया है, वी कैन बी प्रिजुडिस्ड अबाउट मेनी थिंग्स, पीपल, रिलीजन, बिलीफ, कलर, skin color, the reason they come from, the accent they speak in, the clothes they wear, etc. Often our prejudice about others are so strong that we don't want to form friendship with them. हम उनसे दोस्ती तक नहीं करना चाहते। इस तरह की चीजें भी हो जाती हैं जब हम प्रिजुडिस्ड होते हैं। तो प्रिजुडिस्ड होने का मतलब क्या है? किसी के बारे में हमेशा नेगेटिव ही सोचना, यही है प्रिजुडिस होना। किसी ग्रुप के बारे में या खास रिलीजन के लोगों के बारे में हमेशा नेगेटिव सोचना, दिस इज कॉल्ड प्रिजुडिस। ठीक है, अब आगे चीज बताई गई है, जो दूसरा रीजन है वो बताया गया है स्टीरियोटाइप का। स्टीरियोटाइप क्या होते हैं? सपोज अगर कोई बच्चा है, छोटा सा लड़का है, वो अगर गिर जाता है घर में, तो पेरेंट्स कहते हैं बेटा उठ जा, लड़के स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। लेकिन लड़की से अगर ये नहीं कहा जाता कि बिटिया मेरी स्ट्रांग है, बिटिया उठ जाएगी, उसे ऐसे ही रहने दिया जाता है। और बचपन से ही ये चीज लड़के के दिमाग में भर दी जाती है कि लड़कियां कमजोर होती हैं और लड़के हमेशा ही मजबूत होते हैं। तो क्या होता है, वो जो लड़का उस घर में पल रहा है, उस घर में जो बड़ा हो रहा है अपनी बहन के साथ, वो हमेशा यही सोचेगा कि लड़कियां कमजोर होती हैं। और इसी को कहते हैं स्टीरियोटाइप बना लेना। स्टीरियोटाइप और प्रेजुडिस में बहुत थोड़ा सा अंतर है। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है एक इमेज बना लेना। इमेज में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें शामिल हो सकती हैं, लेकिन जो प्रिजुडिस होता है उसमें केवल नेगेटिव चीजें शामिल होती हैं। स्टीरियोटाइप में ऐसा हो सकता है कि हाँ वो तो अच्छा भी ऐसा कर सकता है, ये उसी के बस का है और किसी के बस का नहीं है, या फिर वो ये कर ही नहीं सकता, लड़कियां ये कर ही नहीं सकती, या फिर ऐसा कहा जाए कि ये तो लड़कियों के ही बस का है, मैं तो रोटी नहीं बना सकता। तो ये क्या है? ये स्टीरियोटाइप बनाना है। स्टीरियोटाइप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है किसी को लेकर के, लेकिन ये इमेज फॉर्मेशन होती है, इमेज क्रिएशन होती है। किसी ग्रुप को लेकर के माइंड में एक इमेज बना लेना कि ये लोग ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप। अब इस स्टीरियोटाइप के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे लड़कियां हैं, लड़कियों को कहा जाए कि हाँ घर से बाहर जाकर के तुम पढ़ोगी, अगर वो पढ़ना चाहती है, तो पेरेंट्स कहते हैं नहीं, लड़कियां बाहर सेफ नहीं है, लड़कियों को सेफ नहीं रखा जा सकता, लड़कियां बाहर जाएंगी तो बिगड़ जाएंगी, लेकिन बेटा बाहर जाएगा तो बिगड़ेगा नहीं, लड़कियां ही नाक कटाती हैं, लड़के नाक नहीं कटाते। इस तरह की चीजें बहुत सी हमारी सोसाइटी में स्टीरियोटाइप्स बनी हुई हैं, जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है। लड़की को पढ़ने नहीं भेज रहे बाहर, लड़की कितनी भी बेटी कितनी भी ज्यादा काबिल है, लेकिन इसके बावजूद भी बेटे को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। क्यों? क्योंकि एक स्टीरियोटाइप है कि लड़की नाक कटा देगी, लेकिन लड़का नाक नहीं कटाता, वो नाक ऊंची करता रहता है हमेशा। ठीक है, तो ये होता है स्टीरियोटाइप होना। अब इस स्टीरियोटाइप के बेसिस पे और प्रेजुडिस होने के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो सकती है वो आप समझ गए होंगे। जब हम किसी के लिए इमेज बना लेते हैं तो उसको वो काम नहीं करने देते। जब हम पेरेंट्स बन जाते हैं तो हम जबरदस्ती
वही स्टीरियोटाइप जो हमारे दिमाग में सेट है उसके बेसिस पे अपनी बेटी के साथ, अपने बच्चों के साथ हम भेदभाव शुरू कर देते हैं। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है हमारे घर से ही शुरू हो जाता है, इसकी शुरुआत बाहर से नहीं होती, ये हमारे भीतर से, हमारे घर से, हमारे परिवारों से शुरू होती है। यही है स्टीरियोटाइप होना। और प्रेजुडिस के बारे में आप देख ही चुके हैं। उसके अलावा आइए देखते हैं, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उन एग्जाम्पल्स को आप पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है स्टीरियोटाइप के बेसिस पे और प्रेजुडिस होने के बाद। ठीक है, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस किया गया है, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। सो डिस्क्रिमिनेशन इनइक्वालिटी लेकर के कैसे आता है, दैट वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ। जब मैंने डिस्कस किया कि बेटी और बेटे में फर्क किया जाता है, आज हर जगह नहीं किया जाता, आज तो बहुत अच्छी स्थिति हो चुकी है, लेकिन बहुत से पेरेंट्स आज भी ऐसा सोचते होंगे कि हाँ बेटी नाक कटा देगी, इसको बाहर नहीं भेज सकते। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है जो कि स्टीरियोटाइप की वजह से हो रहा है, इसकी वजह से क्या इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है बेटी को? नहीं, घर में लड़की को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा इस स्टीरियोटाइप की वजह से। और जब इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा तो वो क्या हो गई? वो हो गई इनइक्वालिटी, यानी डिस्क्रिमिनेशन इनइक्वालिटी को भी क्रिएट करता है। सो दिस पैराग्राफ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। डिस्क्रिमिनेशन हैपेंस व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप। सिंपल सी डेफिनेशन है डिस्क्रिमिनेशन की, कि डिस्क्रिमिनेशन किसे कहते हैं। Discrimination happens when people act on their prejudices or stereotypes. This is the single line definition. If you do something to put other people down, if you stop them from taking part in certain activities and taking up jobs, or stop them from living in certain neighborhoods, prevent them from taking water from same well or hand pump, or not allow them to drink tea in the same cups or glasses as others, you are discriminating against them. ये समझाया गया है कि when you are discriminating and discrimination is not a good thing. इसके अलावा बहुत सी चीजें इसमें समझाई गई हैं, जैसे स्टीरियोटाइप्स के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो आप अगर इस चैप्टर की एक एक लाइन को पढ़ते हैं, जो कि आपको पढ़ना चाहिए, आई एम जस्ट गोइंग थ्रू दिस चैप्टर टू शो यू द क्रक्स, जस्ट टू टेल यू द क्रक्स ऑफ दिस चैप्टर, जो आप एग्जामिनेशन में, आपके रिटन एग्जामिनेशन में आपके लिखने के काम आ सकता है। एक अच्छा मैटर आपको मिल सकता है, इसमें से काफी अच्छी लाइनें और काफी अच्छी डेफिनेशंस आपको मिल सकती हैं। ओके, सो आगे आते हैं। आगे यहां पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि किस तरीके से सोसाइटी में ऐसा समझा जाता है कि लड़कियों के साथ भेदभाव होता है, या किसी एक खास समुदाय की लड़कियों के साथ भेदभाव होता है। लेकिन इसमें जो एग्जाम्पल दिया गया है, उस एग्जाम्पल आज के समय में, मे बी बहुत पुराने समय की बात हो तो नहीं पता, बट ऐसा मैंने पर्सनली नहीं देखा। तो इस एग्जाम्पल से बेहतर अगर आप कोई एग्जाम्पल और देख सकते हैं तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहां पर यह समझाने की कोशिश की गई है कि मुस्लिम्स के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो अपनी बेटियों को पढ़ने नहीं भेजते, और उसका रीजन यहां पर यह बताया गया है कि गवर्नमेंट्स ऐसी व्यवस्था नहीं करती कि मुस्लिम अपनी लड़कियों को पढ़ने भेज सकें। लेकिन अगर आप यूपी में हैं, एमपी में हैं, किसी भी स्टेट को आप बिलोंग करते हैं, तो आपने देखा होगा कि किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट ये नहीं कहती मुस्लिमों से कि आप अपनी बेटी को पढ़ने मत भेजिए। सो ये जो यहां पर समझाने की कोशिश की है राइटर ने, यहां पर जो कुछ समझाने की कोशिश की है राइटर ने कि मुस्लिम्स के बारे में ये इमेज बनी हुई है कि वो अपनी लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजते, ये गलत इमेज है। ये इमेज, ये जो बात समझाने की कोशिश की है, इसके साथ साथ इन्होंने ये समझाया है कि गवर्नमेंट्स ऐसा नहीं करती, गवर्नमेंट्स जो है अपनी तरफ से एफर्ट नहीं डालती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, इन अदर स्टेट्स वेयर सच एफर्ट्स हैव नॉट बीन मेड, children from poorer families, whether Muslims, tribal or so-called lower caste, find it difficult to attend schools. यहाँ पर यह समझाने की कोशिश की गई है कि जो भी बच्चे होते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से कहीं पे भी बिलोंग कर रहे हो, तो उनको सरकारी जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं उसकी वजह से वो नहीं जा पाते। लेकिन आज की डेट में कोई गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी नहीं है जो किसी भी बच्चे को स्कूल जाने से रोकती हो। इनफैक्ट आज की डेट में बच्चों में आपको बता दूं कि एक कानून है, संविधान में एक संशोधन किया गया था, हमारे देश के संविधान में हमारे देश का कानून है जो ये कहता है कि 14 साल तक के हर बच्चे को, चाहे वो कोई भी हो, उसे स्कूल जाना जरूरी है, और सरकार उन्हें, यानी गवर्नमेंट उन्हें एनकरेज भी करती है। तो ये जो लाइन यहां पर समझाने की कोशिश की गई है वो सही नहीं है, इतनी कंटेम्पररी नहीं है, दैट इज नॉट मच यूजफुल। ज्यादा यूजफुल ये हो सकता है कि जब हम ये कहें कि जैसे आज के समय में अगर आप न्यूज में देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि बात होती है 3 तलाक की, राइट। 3 तलाक में आपने देखा होगा कि केवल मर्द ही औरत को 3 तलाक दे सकता है। इन मुस्लिम्स देयर इज अ ट्रेडिशन जिसको कानून बनाकर रोका गया है। तो
उसमें क्या होता है कि ट्रेडिशन कुछ ऐसा था कि मुस्लिम मर्द जो है वो केवल औरतों को तलाक दे सकता है, 3 बार तलाक बोल करके तलाक दे सकता है, ठीक है, लेकिन औरत ऐसा नहीं कर सकती। तो ये क्या है? इक्वालिटी का राइट नहीं है। मुस्लिम वुमेन को इक्वल राइट्स नहीं मिले हुए हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि उनके साथ इनइक्वालिटी हो रही है। तो हमारे देश में जो मुस्लिम विमेन है उनके साथ इनइक्वालिटी हो रही है इन दिस टर्म कि उनके हस्बैंड उन्हें तलाक दे सकते हैं कभी भी, लेकिन कभी भी अगर उनका हस्बैंड बेकार हुआ या कभी उनको अपना हस्बैंड पसंद नहीं हुआ, ठीक है, तो वो 3 तलाक कह करके 3 बार तलाक करके नहीं दे सकती। दे कैन नॉट डू इट इजिली। सो ये एक डिस्क्रिमिनेशन है। सो ये किस वजह से है? ये भी एक स्टीरियोटाइप की वजह से हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज नॉट कंटेम्पररी एग्जाम्पल, मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल बता दिया है कि किस तरीके से ये चीजें काम करती हैं, डिस्क्रिमिनेशन। और यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो यहाँ पर जो एग्जाम्पल देने की कोशिश की गई, जिसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि केरला में जो मुस्लिम्स हैं वो अपनी बेटियों को भेज पाते हैं, लेकिन दूसरे स्टेट्स में लोग नहीं भेज पाते, विच इज नॉट ट्रू। मे बी ये किताब बहुत पुरानी है, मे बी इसको चेंज नहीं किया गया, बिकॉज आज की डेट में राइट टू एजुकेशन है सबके पास। राइट टू एजुकेशन की वजह से ये सारी चीजें हैं। बहुत पुराने समय में भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, जैसे हिंदूज में कई बार डिस्क्रिमिनेशन होता था, एक कुएं से पानी हर कोई नहीं ले सकता, लेकिन कितनी मात्रा में ये डिस्क्रिमिनेशन मौजूद था इसके सबूत नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ कुछ जगहों पे ऐसा देखा जाता था, लेकिन आज की डेट में आप इन चीजों को बहुत कम पाएंगे। अगर कहीं है भी तो आपको उसका विरोध करना चाहिए। और उसके अलावा भी पुराने समय में जैसे जो मुस्लिम रूलर्स होते थे वो भी डिस्क्रिमिनेशन किया करते थे। वो क्या कहते थे? वो ये कहते थे कि जो हिंदू लोग हैं, अगर वो अपनी पूजा पाठ करना चाहते हैं, अगर वो हिंदू बने रहते हैं और हिंदू हैं और अपने आप को हिंदू की तरह ही प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उन्हें जजिया देना होगा। जजिया एक तरीके का टैक्स होता था जो इसलिए देना पड़ता था कि वो हिंदू हैं। तो वो जो मुस्लिम राजा थे वो भी क्या किया करते थे? डिस्क्रिमिनेशन किया करते थे। तो उनके दिमाग में भी क्या था? स्टीरियोटाइप था, वो भी स्टीरियोटाइप्ड थे, ठीक है। तो ये चीज यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। आप जो भी कंटेम्पररी एग्जाम्पल हैं आप देना चाहें एग्जामिनेशन में दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ही नपे तुले उसमें दीजिए। लेकिन जो सच है उसे बोलना, उसे कहना, सभ्य भाषा में कहना कभी गलत नहीं होता। डिस्क्रिमिनेशन है तो है, उसका रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होना, हमारी किताब में ऐसा लिखा है, हिंदुओं की किताब में ऐसा लिखा है इसलिए हम ऐसा करेंगे, या मुस्लिमों की किताब में ऐसा लिखा है इसलिए मुस्लिम ऐसा करेंगे, तो फिर डिस्क्रिमिनेशन और इस चैप्टर की तो बात ही नहीं होनी चाहिए थी, राइट। तो अगर इस चैप्टर पे हम बात कर रहे हैं तो हमें सारे प्रेजुडिस्ड और सारे स्टीरियोटाइप्स किनारे रखने होंगे, और उसके बाद ही हम इक्वालिटी की बात कर सकेंगे, और उसके बाद ही हम ये समझ सकेंगे कि इक्वालिटी कैसे लाई जा सकती है। यहाँ पर कास्ट सिस्टम का एक एग्जाम्पल दिया गया है। हमारे एक नेता थे बहुत बड़े, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। उनकी कहानी बचपन की बड़ी दुख भरी थी। वो एक शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते थे, जिसको महार कहते हैं, महार जाति के थे। मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था, और उनका जो वास्तविक नाम था वो नाम था राम सकपाल। यहाँ पर आप देख रहे होगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखा हुआ है, बट उनका जो असली नाम था बचपन में, उनका नाम था राम सकपाल, ठीक है। वो एक शेड्यूल कास्ट के थे, छोटी जाति के थे। जो हिंदू सामाजिक व्यवस्था थी उसमें उसको छोटी जाति कहा जाता है, जो कि गलत था, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को छोटी जाति या छोटा समझकर उसके साथ गलत व्यवहार करना ये बिल्कुल गलत है। तो ये होता था उस समय, कितनी मात्रा में होता था हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अगर आप देखें तो उनका असली नाम राम सकपाल था। फिर ये अंबेडकर क्या हुआ? अंबेडकर एक्चुअली में क्या होते हैं? ब्राह्मण्स होते हैं, जो कि अपर कास्ट होती है। अंबेडकर ब्राह्मण्स होते हैं, ये अपर कास्ट होती है। और आप ये देख सकते हो, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कितनी मात्रा में मौजूद था इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि राम सकपाल, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का असली नाम था, उनको ये नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नाम जो दिया था वो उनके गुरु ने दिया था, जो कि एक ब्राह्मण थे। तो अगर देखा जाए तो एक ब्राह्मण ने राम सकपाल को ब्राह्मण का टाइटल दिया, अंबेडकर टाइटल दिया, ठीक है। तो कितनी मात्रा में मौजूद था ये नहीं श्योर है हमारे यहाँ भेदभाव कास्ट को लेकर के, लेकिन कुछ ना कुछ मात्रा थी जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। तो भीमराव अंबेडकर की कहानी बहुत ही अच्छी है। उन्होंने किस तरीके से नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहते हुए भी किस तरीके से अपने आप को ऊपर उठाया, किस तरीके से वो भारत के संविधान के निर्माता बने, भारत के संविधान की जो संविधान निर्माता समिति उसके अध्यक्ष बने, इतने बड़ी पोस्ट पर पहुंचे, किस तरह पर पहुंचे। तो वो सारी चीजें उनके बारे में पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक बहुत ही मोटिवेटिंग स्टोरी है बेसिकली। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें और कुछ नहीं है। भीमराव अंबेडकर की कहानी आप पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा
इक्वालिटी के बारे में कुछ लिखा हुआ है कि हमने किस तरीके से इक्वालिटी के लिए संघर्ष किया। तो इक्वालिटी के लिए हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स बनाए गए हैं जिसमें कि इक्वालिटी की बात की गई है कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। तो उसके बारे में आप अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। बट इसमें यही बताया गया है कि इक्वालिटी के लिए हमारे देश में बहुत सी कोशिशें की गई हैं। संविधान में आर्टिकल्स रखे गए हैं, अनुच्छेद रखे गए हैं जिसमें यह लिखा हुआ है संविधान में कि अगर आप किसी के साथ भेदभाव करते हैं तो आप गलत कर रहे हैं, आपको ये नहीं करना है। उसके बाद हमारे देश में कानून बना हुआ है, संविधान के आधार पर ही हमारे देश में कानून बनता है। अगर आप किसी को छोटी जाति का कहते हैं या उसके साथ भेदभाव करते हैं तो आपको सजा हो जाएगी, पुलिस आपको पकड़ ले जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें इसमें लिखी हुई हैं, आप इसको समझ लीजिएगा। बेसिक समझाने का मेरा काम था, वो मैंने समझा दिया है। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।